हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे अंधेरे के भूत के दूसरा भाग। पहला भाग हमने यहाँ तक समाप्त कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए दूसरे भाग। तो अब क्या करना चाहिए? आप कहें तो उस मुंशी को अभी मौत के घाट उतार दूं? नहीं, हमें इतनी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलना चाहिए। अभी हम समरेश के सैनिकों से नहीं टकरा सकते। और अवसर पाकर तीनों वहां से बाहर निकल आए। उधर मुंशी ने कुछ सोचा और सीधे महल की ओर चल दिया। महल में पहुंचकर उसने कहा, महाराज की जय हो। मैंने अंधेरे के भूतों का पता लगा लिया है। आप जल्दी से कुछ सैनिकों को मेरे साथ भेज दीजिए। वे मेरे धर्मशाला में ठहरे हैं। शाबाश दुर्जन सिंह, तुम सैनिकों को लेकर तुरंत वहां जाओ और उन सबको अभी बंदी बनाकर ले आओ। तुरंत दुर्जन सिंह बहुत से सैनिकों के साथ धर्मशाला के पास पहुंचा। सैनिकों, घेर लो इस धर्मशाला को, चारों ओर से एक भी आदमी बाहर ना निकल पाए। अब देखता हूं अंधेरे के भूत कैसे बचकर निकलते हैं। लेकिन जब दुर्जन सिंह मुंशी के साथ उसके कमरे के अंदर पहुंचे तो अरे, यह कमरा तो खाली पड़ा है। वे तीनों कहाँ गए? मैं उन्हें यहीं छोड़ के गया था। मुंशी जी, अंधेरे के भूत बहुत चालाक हैं, तभी तो यहाँ से भाग निकले। लेकिन अब बचकर जाएंगे कहाँ? सैनिकों, तुरंत नगर के चारों दरवाजे को बंद कर दो और बाहर जाने वाले का पूरी तरह निरीक्षण करो। सैनिकों को आदेश दे दुर्जन सिंह महल की ओर चल दिया। और मुंशी वहीं खड़ा सोच रहा था। कमबख्त तीनों ही भाग गए और मेरा पुरस्कार भी ले गए। अगर फिर कहीं नगर में दिखाई दे गए तो गर्दन से पकड़ लूंगा। उधर वे तीनों भवानी के मंदिर की ओर जा रहे थे। गुरुदेव, अब हम कहाँ रहेंगे? वह देखो सामने पहल पहला भवानी का मंदिर था, लेकिन अब खंडहर बन गया है। इस मंदिर के नीचे विशाल गुप्त कक्ष है। हम उस गुप्त कक्ष में रहेंगे। और जब वे खंडहरों के अंदर पहुंचे तो एक युवक को देखकर चौंक पड़े। कौन है कौन है आप लोग? इस खंडहर में क्या करने आए हैं? बेटा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और मंदिर का इन खंडहरों में क्या कर रहे हो? आप कोई गुप्तचर तो नहीं है? नहीं, हम तो विजयनगर के बाहर से आए हैं। मैं यहाँ पर बचपन में रहता था। जब मेरा मन उदास होता है मैं यहाँ आकर बैठ जाता हूँ। मेरा नाम जयदेव है। अचानक पुरोहित सत्यानंद ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। जयदेव, तुम मेरे बेटे, तुम अभी तक यहाँ हो? ओह पिताजी, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे विश्वास था कि आप एक दिन अवश्य आएंगे। पिताजी, राजकुमार और महारानी कहाँ है? अजय जयदेव, महारानी का तो स्वर्गवास हो गया। यह राजकुमार अजय है और यह है राजकुमारी पद्मा। इसका जन्म जंगल में हुआ था। तभी जयदेव ने राजकुमार के चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मुझे विश्वास हो गया है कि समरेश का अंत होगा और इस मंदिर का फिर से निर्माण किया जाएगा। उठो बंधु, पाँव न छुओ, तुम मेरे भाई हो। और अजय ने उसे गले से लगा लिया। क्या आप ही अंधेरे के भूत बनकर समरेश के साथियों की हत्या कर रहे थे? नहीं, हम तो कुछ दिन पहले ही नगर में आए हैं। हमें भी यही जानने यहाँ आने पर पता चला है। लेकिन समरेश सिंह को संदेह है कि अंधेरे के भूत के रूप में राजकुमार अजय है, इसीलिए पूरे नगर में बहुत जोर शोर से खोज की जा रही है। तुम चिंता ना करो, बस वह हमारी परछाई भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। अब हम इस मंदिर के नीचे गुप्त कक्ष में छिपकर रहेंगे। इस मंदिर के नीचे गुप्त कक्ष? लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना कि यहाँ पर कोई गुप्त कक्ष भी है। और कुछ ही देर बाद पुरोहित उन्हें गुप्त द्वार से गुप्त कक्ष में ले गए। इस गुप्त कक्ष के बारे में मेरे और राजा विजय वर्मन के अलावा कोई नहीं जानता। हमने आपातकाल के लिए इसमें शस्त्रों का भंडार भी रखा था। फिर तो हमें आज से लोगों को समरेश के विरुद्ध तैयार करता हूँ। वैसे भी लोग समरेश के शासन में बहुत दुखी हैं। बेटे, तुम्हारे विचार से यह अंधेरे के भूत कौन हो सकते हैं?
लोगों का विचार है कि महाराज विजय वर्मन और उनके साथियों की आत्माएं भूत बनकर बदला ले रही है। सुना है समरेश ने भी महाराज का सिर काट डाला था, लेकिन अंधेरे के उन भूतों ने अभी तक समरेश और दुर्जन से बदला क्यों नहीं लिया? हाँ, समरेश और दुर्जन सिंह तो अभी बचे हुए हैं, लेकिन उन भूतों ने उनकी पत्नी और सारे बच्चों को मार दिया है। बस मुझे इस अंधेरे के पीछे कोई दूसरा ही रहस्य जान पड़ता है। हम कल इस रहस्य के जानने की कोशिश करेंगे। पिताजी, काले बादल उस पहाड़ की चोटी से आते हैं। लोग कहते हैं कि नदी में काला धुआं उठता है और नगर में फैलकर अंधेरा कर देता है। जयदेव, तुम हम सबके लिए भोजन का प्रबंध करो। भोजन करके हम यहाँ पर विश्राम करेंगे। पुरोहित दूसरे दिन पुरोहित सत्यानंद, अजय अजय और जयदेव पद्मा को उसे गुप्त कक्ष में छोड़कर अंधेरे के भूत को खोजने निकल पड़े। पिताजी, हमें इस पहाड़ की ओर चलना चाहिए जहां से यह नदी बहकर आ रही है। नदी किनारे चलते हुए जब वे तीनों काफी ऊपर पहुंचे तो नदी का काला जल देखकर चौंक पड़े। देखे पिताजी, यह पर नदियों का जल इतना काला है। अरे, इसमें तो काली भाप भी उठ रही है। गुरुदेव, इस भाप से काले बादल बनकर नगर में अंधेरा करते होंगे। पिताजी, जल्दी कीजिए, काली भाप तेजी से उठ रही है। लगता है कुछ पलों में गहरा अंधेरा फैल जाएगा। हाँ गुरुदेव, हमें कहीं छिप जाना चाहिए, कहीं अंधेरे के भूत हमें ना मार डाले। और फिर तीनों तेजी से पास की एक गुफा की ओर दौड़ पड़े। ठहरिए गुरुदेव, पहले मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि कोई जंगली जानवर छिपा हो। हाँ अजय, तुम भीतर जाकर देखो। जाओ, तब तक हम दोनों यहीं पर खड़े रहेंगे। कुछ देर बाद लौटकर अजय ने बताया, गुरुदेव, इस गुफा में तो एक सुरंग भी बनी है और वहां पर सैकड़ों लोगों के कटे हुए सिर लटक रहे हैं। और फिर अजय के साथ पुरोहित और जयदेव ने गुफा में जाकर देखा। पिताजी, मैं इनमें से बहुत से चेहरे को पहचानता हूँ। यह सब समरेश के साथियों के सिर हैं। इसका मतलब यह है कि इन सबको अंधेरे के भूत ने मारा है और यह अंधेरे के भूत की गुफा है। अजय, मुझे तो यह भूत बहुत बड़े वैज्ञानिक भी दिखाई देते हैं। देखो, इन सिरों पर लगा रसायन लग, लगाया हुआ है जिससे कोई भी सिर खराब नहीं हुआ है। और तभी खट खट खट, पिताजी, हमें जल्दी से छिप जाना चाहिए। लगता है कोई भीतर आ रहा है। और वे तीनों जल्दी से छिप गए। तभी घोड़े पर सवार दो व्यक्ति वहां आए। सोम, आज हमने उन लोगों को भी मार डाला जिन्होंने हमारे परिवार के लोगों की हत्या करने में समरेश का साथ दिया था। अब हमें इन सिरों पर रसायन लगाकर यहाँ पर लटका देता हूँ। सोम, मैं चाहता हूँ कि राजकोष लूटकर गरीब प्रजा में बांट दूं ताकि समरेश पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाए। नहीं अजीत, राजकोष लूटने से पहले हमें समरेश को मार देना चाहिए, फिर राजकोष पर स्वयं ही हमारा अधिकार हो जाएगा। तुम जानते हो सोम, हम समरेश को नहीं मार सकते क्योंकि उसे मारने का अधिकार केवल राजकुमार को है। और जब अब तो राजकुमार बड़ा हो गया होगा। हाँ, याद आया, कल मुझे कुछ गुप्तचरों ने संदेश दिया है कि राजकुमार और पुरोहित जी नगर में पहुंच चुके हैं, लेकिन हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? गुप्तचरों ने यह भी कहा है कि समरेश को संदेह है कि राजकुमार बड़ा होकर यहाँ आएगा, इसीलिए नगर में गुप्तचरों का जाल फैला रखा है। सोम, वे कहीं समरेश के सैनिकों के हाथों ना लग जाए। अजीत, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। गुप्तचरों ने बताया कि पुरोहित और राजकुमार के साथ एक नवयुवती भी आई है। वह कौन हो सकती है? सोम, यह तो उनके मिलने पर ही पता चलेगा। हमें सबसे पहले उन्हें खोजकर यहाँ लाना होगा। चलो, हम उन्हें खोजने चलते हैं। तभी वे दोनों चलने के लिए तैयार हुए थे कि तभी, ठहरो, बस तुम्हें उनकी खोज में कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हैं? अगले ही पल दोनों ने तलवार निकाल ली। कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आए?
अजीत, सोम, मैं ही पुरोहित सत्यानंद हूँ। यह है राजकुमार अजय और यह मेरा बेटा जयदेव। और तलवार फेंककर दोनों पुरोहित के चरणों में झुक गए। गुरुदेव, आ, आप आ गए। हमारी वर्षों की चिंता दूर हो गई। ना जाने कब से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन बेटे, तुम यह अंधेरा कैसे फैलाते हो? हम नदी के जल में रसायन मिलाकर भाप बनाते हैं। वायु से उड़कर भाप काले बादल के रूप में नगर के किसी भी भाग में अंधेरा कर देती है। पुरोहित ने अजीत को गौर से देखा। बेटे, तुम्हें देखकर मुझे अपने मित्र सुजीत सिंह की याद आती है। कहीं तुम उनके? मैं सुजीत सिंह का ही बेटा हूँ, लेकिन आप पिताजी नहीं नहीं है लेकिन अब पिताजी नहीं हैं उन्हें। सच, तुम सुजीत सिंह के बेटे हो। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। लेकिन सुजीत सिंह को क्या हुआ? वे तो उप सेनापति थे। उन्हें समरेश और उसके साथियों ने मार डाला। राजा विजय वर्मन और अपने पिता के साथ दूसरे निर्दोष लोगों की हत्या का बदला मैंने इन सब के सिरों को लटका कर लिया है। लेकिन अब तुम्हें किसी का सिर नहीं काटना पड़ेगा। शेष मैं काटना पड़े सॉरी लेकिन अब तुम्हें किसी का सिर नहीं काटना पड़ेगा। शेष लोग के सिर मैं काटूंगा। मैं कल समरेश को मारकर सारी प्रजा को उसके अत्याचार से मुक्त करा दूंगा। अभी ठहरो अजय, सुनो। अजीत, पहले मंदिर के गुप्त कक्ष में रखे शस्त्रों को अपने लोगों में बंटवा दो ताकि वे समरेश के सैनिकों का मुकाबला कर सके। गुप्त कक्ष में शस्त्र? और सब उस गुफा से निकलकर खंडहर के पास पहुंचे। पुरोहित गुप्त द्वार से सबको गुप्त कक्ष में ले गया। अरे, आपके पास शस्त्रों का इतना विशाल भंडार! अब तो हम समरेश से सीधी टक्कर ले सकते हैं। अजीत और सोम शस्त्रों के भंडार को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन पुरोहित अजय और जयदेव के मस्तिष्क में कुछ दूसरे ही प्रश्न चिन्ह अंकित हो रहे थे। गुरुदेव, हम पद्मा को यहीं छोड़कर गए थे, फिर वो कहाँ कहाँ चली गई? पद्मा कहाँ जा सकती है? कहीं वो शत्रुओं के हाथों तो नहीं पड़ गई? लेकिन पिताजी, इस गुप्त कक्ष में कोई शत्रु कैसे आ सकता है? तभी अजीत के पास आकर देखा। गुरुदेव, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? चिंता का कारण हमें बताएं। वस्त हम राजकुमारी पद्मा को यहाँ पर छोड़ गए थे, लेकिन लौटने पर हमें उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। पद्मा यहाँ से कहाँ जा सकती है? ऐसा तो नहीं पद्मा यहाँ से सवय बाहर निकली हो और फिर शत्रुओं सैनिकों के हाथ लग गई हो? अभी पद्मा के बारे में पूरे विश्वास से कुछ नहीं कहा जा सकता। आप चिंता ना करें, मैं अपने गुप्तचरों को भेजकर अभी राजकुमारी का पता लगाता हूँ। और फिर सभी गुप्त कक्ष से बाहर की ओर चल दिए। तभी वे गुप्त कक्ष से निकलकर कुछ ही दूर ही चले थे कि उन्हें दो घुड़सवार तेजी से आते दिखाई दिए। उन्होंने पास आकर अजीत से कहा, सरदार दुर्जन सिंह का पता कर लिया है। वह कल सुबह समीप के नगर को जाएगा। हम रास्ते में ही उस पर आक्रमण करके उसका सिर काट लेंगे। शाबाश, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। सरदार, आज दुर्जन सिंह के सैनिक एक सुंदर युवती को पकड़कर समरेश के पास ले गए हैं। अवश्य वो पद्मा ही होगी। गुरुदेव, हमें तुरंत ही महल पर आक्रमण कर देना चाहिए। कहीं वो दुष्ट समरेश पद्मा को मार ही न डाले। हाँ पिताजी, हमें पल भर की भी देर नहीं करनी चाहिए। अजीत, तुम अपने सभी साथियों को यहाँ बुलाकर हमारे शस्त्र बांट दो। मैं तुम सबको एक सुरंग द्वारा महल में ले चलूंगा। अचानक महल में देखकर समरेश घबरा जाएगा और फिर हमें उसके साथियों को मारने में भी कुछ देर नहीं लगेगी। और तभी अजीत ने उन घुड़सवार सैनिकों से कहा, वीरभद्र, तुम तुरंत जाकर अपने सभी लोगों को यहाँ ले आओ। फिर हम सब यहाँ से शस्त्र लेकर महल पर आक्रमण कर देंगे। वीरभद्र तेजी से घोड़ा दौड़ाता चला गया। एक पहर में सब एकत्रित होकर सुरंग द्वारा महल में पहुंच चुके थे। यह सुरंग हमें राजा विजय वर्मन के शयन कक्ष में ले जाएगी।
उस कक्ष में हमें समरेश मिलेगा। आज मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब वे शयन कक्ष में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। यह तो कोई भी नहीं, हमें दूसरी जगह समरेश को ढूंढना होगा। धीरे धीरे इस कक्ष में से निकलकर सब महल में फैल जाओ। और फिर सब उस कक्ष से निकलकर इधर उधर फैल गए। जब वे महल के बरामदे में पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गुरुदेव, वो देखे, उस दुष्ट ने पद्मा को जंजीरों से बांध रखा है। दुर्जन सिंह ने कोड़े से पद्मा पर प्रहार किया। आओ, जल्दी बोल, तू कौन है और मंदिर के खंडहरों के पास क्या कर रही थी? गूं गूं। पद्मा ने गूंगी होने का अभिनय किया। अच्छा, तो अब गूंगी बनकर बचना चाहती है? मैं अभी आज तुझे बुलवा कर ही छोड़ूंगा, सड़ा। गूं गूं। तभी दुर्जन सिंह ने पद्मा के कई कोड़े मारे। पद्मा कुछ ना बोली। तभी समरेश सिंह ने कहा, इसे छोड़ दो। दुर्जन सिंह, लड़की गूंगी बहरी है लेकिन बहुत सुंदर है, इसे हम अपनी रानी बनाएंगे। दुर्जन सिंह ने पद्मा के बंधन खोलकर मुक्त किया तो वह तेजी से एक और दौड़ी। भागकर कहाँ जाओगी? रुक जाओ, हम तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे, फिर तुम महल में ऐश करना। मुझे छोड़ दो, मुझे रानी नहीं बनना, मुझे मुझे जाने दो। अरे वाह, अभी तक तुम गूंगी बन रही थी और अब बोलने भी लगी। ए लड़की, तुम हमें धोखा दे रही थी, तुम्हें धोखे की सजा मिलेगी। दुर्जन सिंह, हम इस लड़की को अपने कक्ष में ले जा रहे हैं, तुम्हें हमारे विवाह की तैयारी करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बचाओ। तभी अजय जोर से दहाड़ा। रुक जाओ समरेश, इस लड़की को छोड़ दो और अपनी मौत का हाथ पकड़ो। सबकी नजर ऊपर की ओर उठ गई थी। कौन है यह गुस्ताख दुर्जन सिंह? इसका सिर उड़ा दो। समरेश, पहले तुम अपना सिर तो बचा लो। मैं राजा विजय वर्मन का पुत्र अजय हूँ, तुम्हारी मौत। ओह, पुरोहित भी इसके साथ है, लेकिन यह महल में कैसे पहुंच गया? लेकिन अजय ने उसे संभलने का कोई अवसर नहीं दिया। अजय सीधा ऊपर से समरेश पर कूदा। समरेश, तुम्हारे मेरे पिता को धोखे से मारा था, लेकिन मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा। यह लो तलवार और वार करो। तलवार हाथ में आते ही समरेश ने तेजी से वार किया। अब बचकर कहाँ जाएगा समरेश? अब तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तभी आ पेट पेट से तलवार खींचकर अजय ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जबकि उधर अजीत दुर्जन सिंह के सामने था। कुत्ते दुर्जन सिंह, उस दिन तूने धोखे से मेरे पिता सुजीत सिंह को मारा था, लेकिन आज मैं सबके सामने तुझे मारूंगा। और यह कहते हुए अजीत ने दुर्जन का सिर उड़ा दिया। समरेश और दुर्जन सिंह के मरते ही राजकुमार अजय की जय घोष होने लगी। राजकुमार अजय की जय हो, राजकुमार की जय हो। समरेश के सारे साथी मारे गए थे। फिर शुभ मुहूर्त देखकर पुरोहित सत्यानंद ने अजय को सिंहासन पर बैठा दिया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमें और भी कॉमिक्स अपलोड करने का हौसला मिल सके। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम किसके लिए कॉमिक्स अपलोड करेंगे। चलिए, फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स में अच्छे से भाग में मिलते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।